तो स्टार्ट करते हैं कहानी, समझेंगे लैंग्वेज की फॉर्म्स के बारे में, किस तरह से इस बार क्वेश्चंस आए हैं, ये सब समझेंगे, जानेंगे क्या कहानी है। मैं शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी सीटेट वगैरह या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब पढ़ना तो है ही आपको, है ना। तो समझेंगे जानेंगे चीजों को और बहुत मजा आने वाला है, इतना फॉर श्योर है। चलिए, जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं, और इस बार मजे की बात यह है हिंदी पेडागोजी वाले भी इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि पूरे पूरे सेट में वही क्वेश्चंस ट्रांसलेटेड फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर आप देखेंगे तो टॉपिक सेम रहने वाले हैं। लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी भाषा एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने जो भी हमारी चिंतन प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं, सोच सकते हैं हम भाषा के माध्यम से, यानी हम महसूस कर सकते हैं भाषा के माध्यम से, सोच सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, और जस्ट एक मीडियम नहीं है, ये वन ऑफ द फंक्शंस में से है लैंग्वेज के, कि ये कम्युनिकेशन के काम आती है। इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें तो एक मीडियम है अपने विचारों को, आइडियाज को एक्सप्रेस करना। अगर मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं, किसके माध्यम से? लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है ना। थॉट्स की अगर हम बात करें, हमें अपने विचार, अपने आइडियाज, जो भी नया कुछ दिमाग में आ रहा है, वो सब हम कैसे कन्वे करते हैं? वो हम भाषा के माध्यम से कन्वे करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स हैं, यानी ना सिर्फ सोचते हैं, हम महसूस भी करते हैं भाषा के माध्यम से, हम अपने आप को अभिव्यक्त भी करते हैं। तो एक्सप्रेस भी करते हैं, सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। जैसे मैं गाना सुन रही थी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है ना। तो क्या है? वो इमोशंस व्यक्त भी हो रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली कि क्या भाषा जो है सिर्फ कम्युनिकेट करने का माध्यम है? नहीं, हमारे सोचने समझने, यानी हमारी फीलिंग, हमारे थॉट्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक्सप्रेशन, सब कुछ शामिल है। ठीक, तो हम ये समझेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। बेसिक सी बात है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। वी थिंक, फील एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ठीक है। दुनिया भर की शायरी, दुनिया भर के गाने, दुनिया भर की किताबें आप पढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा की कई फॉर्म हो सकती हैं। कैसे? मेजरली हम देखते हैं कि 3 टाइप्स की हम बात करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, या फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म्स आर देयर। ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जो मैं और आप ब्ला 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 करके अभी बातें कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप फोटो में, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये क्या है? ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। जब हम अपने आप को मौखिक रूप से बोल करके, सुन करके भाषा को समझ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये है आपकी ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। दूसरा, अगर हम बात करें रिटन लैंग्वेज, रिटन यानी कि अब व्यक्ति को लगा यार अब तो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, लिख करके पत्र में भेजेंगे, कबूतर से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो बात क्या हुई फिर? रिटन लैंग्वेज की बात हुई, यानी लिख करके व्यक्त करना है अपने आप को। ठीक, और रिटन लैंग्वेज के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा क्रेडिबल होती है। लिख के अगर आपने दे दिया मतलब ज्यादा स्टेबल है। बोल के तो आपने 2 मिनट में कुछ बोला, 2-4 मिनट बाद अपनी बात बदल दो, किसको पढ़िए। ठीक, तो ओरल लैंग्वेज से ज्यादा जो है आपकी रिटन लैंग्वेज स्टेबल होती है। हालांकि भाषा बदलती रहती है, डायनेमिक होती है लैंग्वेज अपने आप में। साइन लैंग्वेज फिर आती है। साइन लैंग्वेज भी क्या है? एक नेचुरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है ना। मतलब हम संकेतों के माध्यम से सीख रहे हैं। तो मौखिक भाषा है ओरल लैंग्वेज। जब हम ओरली लैंग्वेज का मौखिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो वो ओरल लैंग्वेज हो गई। बातचीत में, रेडियो पर, टीवी में सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, ये सारी चीजें। रिटन में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वो रिटन लैंग्वेज का वहां यूज हुआ है, यानी लिखित भाषा हो गई। तीसरा फॉर्म क्या है? साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा। हम संकेतों से कह रहे हैं इधर आ, ये क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, संकेत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर दिया। और साइन लैंग्वेज का यूज डेफ लोगों के लिए भी किया जाता है, और जिन लोगों को मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, तो जेस्चर्स का और हाथों का मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह का प्रयोग करके साइन लैंग्वेज में अपनी बात कही जाती है। आपने वो न्यूज चैनल्स कभी ना कभी देखी होगी, वो न्यूज जिसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू न्यूज में अपनी बात को कन्वे किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। इनकी अपने आप में ये एक लैंग्वेज का सिस्टम है। क्लियर है ये बात? छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे नहीं। इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे चलें, अगर नहीं है क्लियर तो हम यहीं पे लेट जाएंगे और समझते रहेंगे। बात ठीक है या नहीं है? बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। तो ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, ये हुई फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब जब हम बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की, तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि रिटन लैंग्वेज क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा विश्वसनीय है। किसके मुकाबले? ओरल लैंग्वेज के, है ना। वो एक गाना सुना होगा ना, लिख के लीजिएगा अफसोस करोगे। एग्जाम्पल देती हूं मैं बहुत बार,
है ना, अफसोस करोगे, लिख के लेना है, मतलब पूरा प्रमाणिकता है इस बात की, क्रेडिबिलिटी है इस बात की। आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, कहते हैं भाई पेपर वर्क कर लो, नौकरी भी करने जाएंगे तो भी पेपर वर्क होगा। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक है ये बात, आज से 100 साल बाद भी वो चीज रहेगी। तो प्रमाणिकता होती है, क्रेडिबल होती है ज्यादा कौन सी? रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब पक्की बात अगर कहनी हो तो हम कह देते हैं यार लिख के ले ले, ऐसा ही होगा। ये क्या है, मतलब हम उसमें प्रमाणिकता की बात कर रहे हैं, हम क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल देन दी ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा का क्या है? आज आपने कहा आई लव यू, कल कह दिया अरे जा। कब कहा था ऐसा? तो मैंने सुना भी नहीं, है ना, सोचा भी नहीं, है ना। आज आपने कहा कि बहुत तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई, है ना, दो लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई, कि हाँ ठीक है नहीं है, ब्रेकअप हुआ, क्या तुमसे खराब इंसान नहीं है कोई, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बहुत तेजी से बदल सकती है, रात को कुछ कहा, सुबह कुछ कहा, मूड पे डिपेंड करता है। तो मौखिक भाषा में परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाता है, ये कह सकते हैं हम। स्टेबिलिटी की कमी है, ज्यादा ही डायनेमिक हो जाती है कई बार। तो रिटन लैंग्वेजेस मोर क्रेडिबल, प्रमाणिक ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है, स्थायी ज्यादा है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा जो है ज्यादा स्थायी होती है किसकी तुलना में? मौखिक भाषा की तुलना में। मौखिक भाषा कंपैरेटिवली अस्थायी या इनस्टेबल है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और फॉर्म्स की अगर हम बात करें, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये वो वाली फॉर्म्स नहीं है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नहीं है कि ओरल, रिटन और साइन लैंग्वेज। कुछ फॉर्म्स हैं लैंग्वेज को, जब हम, ये मौखिक की हो सकती हैं, लिखित की हो सकती हैं, इन्हीं के अंदर ये फॉर्म्स आती हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं आपकी, रिटन, ओरल और साइन लैंग्वेज। तो फोनोलॉजी एक ब्रांच है या एक फॉर्म है अगर हम कहें। फोनोलॉजी का मतलब है साउंड से, ये मैंने यहां लगाया स्पीकर, यानी साउंड। फोन का मतलब ही है साउंड। फोन किस लिए? पहले फोन बजता है ना और आप हेलो बोलते हैं, मतलब साउंड आएगी या साउंड जाएगी। ठीक, तो हम फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फोन मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो जब भाषा की स्पीच फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, यानी बोलने की हम बात कर रहे हैं या साउंड की हम बात कर रहे हैं, मतलब फोनोलॉजी से संबंधित होगा साउंड। साउंड का जो संबंध है बोलने सॉरी बोलने और क्या हो गया, सुनने का, सारा मैथ्स और साइंस के ही नहीं, प्रीवियस ईयर भरपूर रिपीट होते हैं पूरे सीटेट के सभी, आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट्स में, थोड़े बहुत भी नहीं, पूरे पूरे, बस हल्का फुल्का ही चेंज आता है कई बार, तो ज्यादातर तो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। तो फोनोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, फोनोलॉजी का संबंध किससे है? साउंड से है। तो स्पीच फॉर्म कौन सी हुई भाषा की? वो हुई साउंड। इससे फोनीम एक चीज निकल करके आती है। फोनीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनिम बोल देते हैं आई थिंक इनको, या स्वनिम बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है इस चीज को लेके, इंग्लिश पेडागोजी चल रही है वैसे भी। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। किसी बच्चे ने कहा च प, क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की। मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी फोकस करती है मीनिंग पे, कि भैया कोई मीनिंग है, जो लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी, जैसे ये व्यक्ति लेट लेट करके बुक में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर सिंटैक्स की बात होती है, वर्ड ऑर्डर। सिंटैक्स मतलब वर्ड ऑर्डर। ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट अपनी जगह पे है कि नहीं, वर्ब अपनी जगह पे है कि नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है कि नहीं। तो सिंटैक्स मतलब वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित। भाई जहां फर्स्ट फॉर्म आनी थी वहां फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं, जहां सेकंड फॉर्म आनी थी वहां सेकंड फॉर्म आई है कि नहीं, सब्जेक्ट की जगह कर्ता की जगह करता है कि नहीं है ना। हम यही बोलते हैं ना, सीता स्कूल जाती है स्कूल सीता, स्ट्रक्चर ही गलत है, सिंटैक्स गलत है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो ये स्ट्रक्चर से संबंधित है, वर्ड ऑर्डर से संबंधित है सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी जो है वो मीनिंग से संबंधित है। फोनोलॉजी जो है वो स्पीच फॉर्म से या बोलने से या साउंड से संबंधित है। इतनी बात क्लियर है। अभी एक चीज आप मॉर्फीम्स पढ़ते हैं और सिमेंटिक्स पढ़ते हैं, उसको भी अभी पढ़ेंगे। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, ये जो भी हमने अभी पढ़ा है उसी से संबंधित, इसी स्लाइड से संबंधित। बीच बीच में मैं क्वेश्चन कराते हुए चलूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और सारे क्वेश्चंस नए तरीके पे बेस्ड होंगे, और या फिर पुराने क्वेश्चंस वो होंगे जो रिपीट हुए हैं या ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बताइए। इसमें कई सारे ऑप्शन है, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है, यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है।
कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं। तो ये संरचना से संबंधित है, रूल्स से संबंधित है, ना कि साउंड से। ठीक, सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा, अभी इस पे भी आएंगे, सेंस से होगा। मैडम राइड्स अ बाइसिकल, एक बात कही जाती है, तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को, क्योंकि सॉरी ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को, ड्राइव उसको करेंगे जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे। तो यहां पे वर्ब सही है, सब कुछ सही है, बट सिमेंटिकली गलत है, तो सेंस खराब है। या कहते हैं हमारे परदादा जी एक्सपायर हो गए, तो लोग एक्सपायर नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, है ना, उनकी डेथ होती है, वो पास अवे होते हैं। तो ये क्या हुआ, सिमेंटिकली गलत है, ये सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फीम भी मीनिंग से संबंधित है। किससे, मीनिंग से। ठीक, ये सेंस से संबंधित है। अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है, साउंड से संबंधित है, यानी फोनीम की बात हो रही है। ये एक आध वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है। अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहते। मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉर्फीम है। सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है, सिंटेक्स यानी ऑर्डर की बात हो रही है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत कर देती हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार इस तरह के पूछे गए हैं, इसी से सिंटेक्स, सिमेंटिक और मॉर्फीम से संबंधित। फिर हम आएंगे कि कैसे बहुत सारी या लगभग दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज फैमिलीज बोली जाती हैं वो भारत में भी हैं, है ना। तो भारत विविधताओं का देश है, अगर हम कहें, कैल्प और ये सब भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां, तो एक सेंटेंस है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, अभी जो मैंने आपको बताया अभी, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, ड्राइव्स अ बाइसिकल। अगर हम बात करते हैं क्या ये सही है, अगर ये गलत है तो ये दो ही ऑप्शन आपके पास, सिमेंटिकली गलत है या सिंटैक्टिकली गलत है। बहुत पूछा जाता है, सिंटैक्टिकली गलत है। इसमें सिमेंटिक मिस्टेक है कि सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, सिंटैक्स वाला मिस्टेक है या सिमेंटिक वाला। तो हमें पता है आंसर क्या होगा, सिमेंटिक मिस्टेक है। स्ट्रक्चर तो सही है, ऑर्डर तो सही है ना भाई। मैडम क्या है, सब्जेक्ट है, सही जगह पे है। ड्राइव्स क्या है, वर्ब है, सही जगह पे है। साइकिल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही जगह पे है। सब कुछ तो सही है, ऑर्डर तो सही है, यानी सिंटैक्स तो सही है। सिंटैक्टिकली, सिंटैक्स से ही बना है, सिंटैक्टिकली घबराना नहीं है आपने। ठीक, तो सिंटैक्स तो इसका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेंटिकली ये गड़बड़ है, यानी सेंस नहीं बन रहा है ना, सेंस नहीं बन रहा, सिमेंटिक्स में गड़बड़ी है। मैडम जो है वो साइकिल को ड्राइव नहीं कर सकती, राइड करते हैं, जैसा घोड़ा है या जिसके भी ऊपर हम बैठ करके चला रहे हैं, तो क्या है, राइड्स होगा यहाँ पे, ड्राइव नहीं करेंगे मैडम बाइसिकल को। ठीक है, अगर इसको कर दिया होता कि राइड्स मैडम अ बाइसिकल, तो फिर ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक हो जाती कि जहां सब्जेक्ट आना था वहां वर्ब लगा दी, जहां वर्ब आनी थी वहां सब्जेक्ट लगा दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। बहुत बढ़िया अमिताभ, हैप्पी बर्थडे। चलिए, आज फोकस नहीं करेंगे आपकी बातों पे, फोकस काम पे करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये फ्लो में अगर दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, पेपर में पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे इस सेक्शन में, या जो भी मैराथन आगे हो रही है उसी तरह से कराई जाएंगी। तो ये बात क्लियर है। तो हमें ये देखना है, स्ट्रक्चर में गलती हो तो सिंटैक्टिकल यानी सिंटैक्स वाली मिस्टेक, अगर मीनिंग में गलती हो तो कौन सी वाली मिस्टेक, बताओ बताओ। मीनिंग में गलती है, सेंस में गलती है तो सिमेंटिकल मिस्टेक। अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे अभी कि लैंग्वेज क्या है, साधन है, डायनामिक है, चेंज होती रहती है, दुनिया भर की बातें अभी हम करेंगे लैंग्वेज को लेके। तो हमारे देश में अगर कहा जाए तो मोर देन 1600 प्लस लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं, यानी भाषाएं और जो बोलियां हैं बहुत सारी हैं, और कई कई राइटर्स के हिसाब से अलग अलग होंगी, बट हम इन जनरल लेकर के चलते हैं कि 1500 से भी ज्यादा हमारे यहाँ भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। और कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, यानी जैसे ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद लैंग्वेज चेंज होती रहती है। आप गांव में भी देखेंगे, एक गांव से दूसरे गांव की भाषा, चाहे वो 3 किलोमीटर की ही दूरी पे हो, चेंज हो जाता है, हल्का सा अंतर आ जाएगा आपको उस भाषा में। ठीक, तो अगर हम कहें तो लैंग्वेज फैमिलीज हैं बहुत सारी दुनिया में, लगभग जितनी भी लैंग्वेज फैमिलीज हैं वो सब भारत में भी प्रेजेंट है, यानी हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार पूछ लिया था कि इंडो यूरोपियन जो हिंदी है या इंग्लिश है, ये किस लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। हिंदी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, गुजराती भी, और भी इसमें कई भाषाएं हैं। द्रविडियन की जब हम बात करें तो जो आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा है वो इसमें आएगा। तिब्तो बर्मन की जब हम बात करेंगे, जो ईस्टर्न इंडिया में बोली जाने वाली जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं,
सेवन सिस्टर स्टेट्स बोल रहे हैं जिनको, वहां पे तिब्तो बर्मन का प्रयोग होगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेजेस हैं वो झारखंड और सेंट्रल एशिया में यूज होती हैं। अंडमानीज अपने आप में फिर एक लैंग्वेज फैमिली हो गई। तो ये कुछ लैंग्वेज फैमिलीज हैं जिनका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हिंदी गुजराती इंग्लिश है वो इंडो यूरोपियन का पार्ट है, तमिल तेलुगु कन्नड़ द्रविडियन का पार्ट है। बस ज्यादा वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, बट एक बार क्वेश्चन आया है तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है बात। अब हम बात करते हैं भाषा के फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं लैंग्वेज के, समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो पहला लिखा हुआ है इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। ये 1 नंबर में आता ही है, यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक, यानी एक तो सिंबल्स का एक प्रॉपर क्या है, स्ट्रक्चर है भाषा। कितने सारे सिंबल्स का ही तो प्रयोग हो रहा है, ये सब सिंबल्स ही तो हैं अगर देखें हम, ठीक। और डायनेमिक है यानी चेंजेबल है, यानी परिवर्तन होता रहता है। हर साल आप देखेंगे डिक्शनरी में कुछ वर्ड ऐड होते रहते हैं और कुछ वर्ड रिमूव होते रहते हैं। तो यानी परिवर्तनशील है। आज से 50 साल पहले जो भाषा बोली जाती थी, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, तब की भाषा के चलन में और आज की भाषा के चलन में अंतर है ना। पहले लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं या पिक्चर देखने जा रहे हैं ये बोलते थे, अभी क्या हो गया, मूवी बोलते हैं लोग। नहीं तो क्या होगा, लोग कहेंगे अरे कौन से जमाने के हो भाई। मतलब डायनेमिक है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, कुछ रिमूव होते रहते हैं, कई बार शैली चेंज होती रहती है, आम बोलचाल में भाषा बदलती रहती है, लिखित भाषा में भी चीजें चेंज होती रहती हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज एक डायनेमिक एंटिटी है जो परिवर्तनशील है और इसमें सिंबल्स का प्रयोग होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी एक फंक्शन है लैंग्वेज का कि संप्रेषण का एक माध्यम है, अपनी बात को कहने का, दूसरे की बात को समझने का, क्या है, एक साधन है लैंग्वेज। आप कोई बात कह रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को मान लीजिए, है ना, आप अपनी बात बोल करके, आजकल तो वॉइस मैसेज का जमाना है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बोल करके, सुन करके, अभी आएंगी लैंग्वेज स्किल्स भी, पढ़ करके, लिख करके। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक फंक्शन ये भी है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं किसी को, अनुदेश दे रहे हैं, तो उसके लिए भी भाषा काम में आती है। आप टीचिंग में अगर टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप ऑफिस में कोई बात कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की भाषाएं होती हैं। फॉर्मल वो जिनको हम फॉर्मल प्लेसेस पे, जैसे ऑफिसेज हो गए, ये कोई भी कार्यालय वाली भाषा। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल घर पे या यारी दोस्ती में, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में भी ये काम आती है। अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, यानी जैसी लिखी जाती है वो सिंबलाइज किसी और चीज को करती है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि आर्बिट्रेरी है, यानी हमने अपने आप में कोई फिक्स थोड़ी है कि पेन जो है वो ऐसा ही दिखेगा। हम अगर किसी और चीज का नाम, रॉकेट का नाम पेन रख देते तो वो पेन हो जाता, यानी हमने ही इसको मीनिंग दिया हुआ है। जो लिखना है और जो पढ़ना है या जो किसी चीज को संबोधित कर रही है, सिंबलाइज कर रही है, जरूरी नहीं उसका अपने आप में कोई मीनिंग हो। पीएन पेन ऐसा ही होगा, ये किसी ने कहा थोड़ी है, तो हम ही मीनिंग क्रिएट करते हैं। इट्स अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके लिए भी ये आगे बढ़ाती रहती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पता कर पा रहे हैं भाई, हमारे दादाजी कैसे थे। अगर अंग्रेजों की बात करें तो वो तो जर्नल्स छोड़ के जाते हैं, है ना, डेली बेसिस पे लिख रहे थे उनके जीवन में क्या हो रहा था क्या नहीं, है ना। आज भी हम किसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर हमारी संस्कृति में हमारी रामायण है, महाभारत है, जितनी भी और अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर को कैरी करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न्ड, तो रूल गवर्न्ड सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, रूल से बंधी हुई है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स है। ऐसा नहीं है कि बिना रूल्स के भाषा काम करती है, मतलब वो आप आपस में यूज कर लें तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर रूल गवर्न्ड सिस्टम है। भाई जब हम बात करते हैं कि सपना पूरा हो गया, अब कोई कहे क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव की वजह से कि सपना पूरी हो गई, बन नहीं रहा ना सेंस। क्यों? क्योंकि रूल प्रॉपर नहीं चल पा रहा, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहां यूज होना था समझ नहीं पा रहे हम। तो ये सारी बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लैंग्वेज के। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। लैंग्वेज एक्विजिशन, इस सेशन को अगर आप 2 बार भी रिवाइज कर लेते हैं, एक बार भी अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका, तो इनफ हो जाएंगी चीजें, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, 1 नंबर में क्वेश्चन पूरी तरह से आता ही है, फिक्स्ड है, ठीक। क्या है? फिक्स्ड है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा अर्जन एक चीज है और लैंग्वेज लर्निंग एक दूसरी चीज है। ये हिंदी लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली, यानी जब हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली लैंग्वेज को सीखते हैं विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, यानी कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं हो रही, इट इज कॉल्ड व्हाट? लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी जब हम डेलिब्रेट एफर्ट नहीं कर रहे हैं,
कि भाई मैं पेन पेपर लेकर के बैठूं, आज तो मम्मी से बोलना सीखूंगी कि कैसे पानी मांगते हैं। छोटा बच्चा 3 साल का, सोचो ऐसे थोड़ी होता है। वो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास उसके कार्टून्स चल रहे हैं या फिर वो कोई मूवी देख रहा है, मम्मी पापा को, बहन भाई को बात करते हुए देख रहा है, धीरे धीरे वो भाषा बोलना अपने आप सीख जाता है। कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी होती है कि भाई बहुत बड़ी समस्या हो गई, अब तो उसको एक किताब लेकर के बाप बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा पानी कैसे मांगना है, किताब से सीख लो। ऐसा नहीं होता ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन में क्या होता है कि आप भाषा को अपने एनवायरमेंट के माध्यम से अर्जित करते हैं। जो एनवायरमेंट है आपका, जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, वहां से आप भाषा को पिक कर लेते हैं और ये क्षमता हमारे अंदर नेचुरली होती है। ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं, अभी उनको भी पढ़ेंगे हम। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जब अगर हम बात करते हैं कि भाषा को आप नेचुरली सीख ले रहे हैं अपने एनवायरमेंट से, मम्मी को बात करते हुए सुन के, दादी को बात करते हुए सुन के, रेडियो से, टीवी से, आप सीखने नहीं गए, कोई कक्षा नहीं लगाई आपने कि मैं लैंग्वेज सीखूंगी, नेचुरली अपने आप नॉर्मली नेचुरली सीख रहे हैं आप, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। इस लाइन पे ध्यान देना है कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव किसको कहते हैं, जो हमारी खुद की भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है हमारी या देशीय भाषा है, जिस देश में, जिस काल में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है अगर मैं कहूं, तो जो आपकी पहली भाषा होती है, जो आपके यहाँ बोली जाती है, जो आपकी मातृभाषा है अगर मैं कहूं, तो वो, या फिर कोई दूसरी भाषा। तो हम कई बार क्या समझते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब मदर टंग, मातृभाषा ही होगी। नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन में दूसरी भाषा को भी आप एक्वायर कर सकते हैं। यदि आप 3 साल के थे, आपने 3-4 साल में हिंदी बोलना सीख लिया था क्योंकि आपके घर में बोली जाती थी, आप इंडिया में रहते थे, आपके माँ बाप अमेरिका शिफ्ट हो गए और अब आपने इंग्लिश को भी एक्वायर कर लिया, वो भी आपने आसपास सुनी और आप उसको भी बोलते गए, सीखते गए, समझते गए, खत्म, कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम ना ही सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। स्टीफन क्रेशन ने भी इस पे अपनी एक हाइपोथेसिस दी है, जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आज ही, अभी के अभी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है किसी को? हो रही है तो बता दो, ईवीएस नोट्स दे दीजिए। ईवीएस नोट्स का मैं बता चुकी हूँ शुरू में ही, आप अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है इस बात का, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, चलिए समझते हैं। लाइक शेयर आप करते जाएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। इट मतलब किसकी वजह से हो रहा है, और ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज। लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज, लर्निंग का मतलब यहां वो वाली लर्निंग से नहीं है जो एफर्टफुली हो रही है, बट लर्निंग का मतलब यहां एक्वायर करने से है। तो ये कई बार पेपर में दे देता है कि लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज, तो लर्निंग पढ़ के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है। बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, भाई जो मानव मस्तिष्क है उसके अंदर वो आंतरिक क्षमता है कि वो नेचुरली एनवायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर सकता है यदि उसको एनवायरमेंट दिया जाए, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी एक अचेतन प्रक्रिया जिसमें आप एफर्ट या डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। जब आप वास्तविक दुनिया में क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप नेचुरली, अनकॉन्शियसली, आपका ध्यान भी नहीं है कि आप भाषा सीख रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो संस्कृत बोलता हो, कुछ दिन में आप भी संस्कृत समझना सीख जाएंगे, कुछ दिन में आप भी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। आपने जबरदस्ती नहीं सीखा, नेचुरली आपके भाव भाव में ही आ जाएंगे कुछ शब्द, ठीक। तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, अचेतन प्रोसेस है। कई जगह पे आपको ये अनकॉन्शियस मिलेगा, कई जगह पे ये आपको सबकॉन्शियस मिलेगा, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है ना। और दोनों ऑप्शन जनरली नहीं देता एक साथ, क्योंकि ये नेचुरली होती है। कुल मिलाकर की बात ये है, क्लियर है। हम यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी कि जो नेटिव लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज है, इसको समझ लीजिएगा एक बार। L1 L2 समझ लीजिएगा, ये है L1 और L2, ठीक। अगर हम बात करते हैं जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो L1 कहलाती है, यानी लैंग्वेज फर्स्ट ही होगी आपकी जनरली। नेटिव लैंग्वेज जो है आपकी जिस जगह से, या फिर हम इसको मदर टंग भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, मदर टंग भी कह सकते हैं, होम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मदर टंग मतलब जो भी हमारे घर में बोली जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज भी कह देते हैं कई लोग, भाई जो भी सबसे पहली भाषा हम घर में ही सीखते हैं ना, तो जो भी घर की भाषा होगी वही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगी, मदर टंग होगी हमारी, ठीक है। अगर घर में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोली जा रही तो बात अलग है, ठीक। लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 2 आपकी सेकंड लैंग्वेज कह देते हैं इसको, भाई ये दूसरी भाषा है, क्या है, सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आप इसको मदर टंग तो कहेंगे नहीं, स्कूल लैंग्वेज भी कह देते हैं कई लोग कि स्कूल में आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कहें सेकंड लैंग्वेज तो कह ही देते हैं।
तो ये आपकी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात करेंगे तो आप स्कूल में सीखते हैं, बाहर दुनियादारी में सीखते हैं, लेकिन L1 जो है वो आपकी मदर टंग को ही कहा जा रहा है, नेटिव लैंग्वेज भी इसी को कहा जा रहा है। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। और L2 को कई बार हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं, लक्ष्य भाषा। यानी स्कूल में टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती है, स्कूल में इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वो टारगेट लैंग्वेज बन गई जिसको आप आगे चल करके सीखेंगे। तो इन सब का मतलब एक ही है, चाहे वो नेटिव हो, मदर टंग हो, होम लैंग्वेज हो, फर्स्ट लैंग्वेज हो। L2 की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, जो भी आपकी अदर देन मदर टंग है वो आपके लिए दूसरी भाषा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आपका डेलिब्रेट एफर्ट जीरो है, ना के बराबर है। आपने कोई कॉपी किताब, टीचर, ग्रामर कुछ नहीं सीखा, आपने भाषा को बोलना सीख लिया नेचुरली। क्यों? क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन में वो क्षमता थी, और ये बचपन में ज्यादा तेजी से हो पाता है, 5 साल की उम्र तक, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। अब आती है बात लैंग्वेज लर्निंग की। भाई एक्विजिशन का मतलब क्या था, अर्जित करना। अभी जब हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन, तो एक्विजिशन क्या है भाई, आज आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, कल आपको मिल जाएगी। एक्वायर कर लिया आपने, खुद से थोड़ी मिला, आपने खुद से नहीं लर्न नहीं किया ना उस चीज को, एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं लगी ना, नेचुरली मिल गया। तो एक्विजिशन क्या है, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो आपने अपने जीन्स से ग्रहण किया है, वो भी नेचुरली ही हुआ है, आपने थोड़े ना उसके लिए एफर्ट किए हैं। तो जो चीज नेचुरली हो रही थी, यानी आप अर्जित कर रहे हैं किससे, एनवायरमेंट से। और कब अच्छी होगी एक्विजिशन, जब एनवायरमेंट अच्छा होगा। ठीक, यानी अपने पर्यावरण से आप अर्जित करते हैं भाषा को, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहला रहा था। स्वतः होती है, नेचुरल होती है, नो डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज नीडेड। यानी आपने अर्जित कर ली, बटोर ली आसपास से। ठीक है, बटोर ली खेलते कूदते, आपने कोई अलग से एफर्ट इसके लिए नहीं किया। ठीक, अब जैसे हिंदी है, तो हिंदी मेरी और आपकी मातृभाषा है, ज्यादातर लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी इंग्लिश हो सकती है या कोई और भाषा हो सकती है, क्योंकि देश भर से आप लोग देखते हैं। तो अगर हम कहें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उस केस में क्या कहानी है, हमने नेचुरली बोलना सीख लिया था बचपन में ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कूल जाने से पहले ही एक पर्टिकुलर लेवल की समझ या अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे में मातृभाषा को लेके, और इसीलिए हम कहते हैं मदर टंग में ही आप सिखाइए बच्चे को, मातृभाषा का प्रयोग करने दीजिए। ये भी पॉलिसीज जब हम पढ़ेंगे तो आएगा। लैंग्वेज लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज लर्निंग है व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न्ड इन अ सिस्टमैटिक वे। यानी जब आप एक लैंग्वेज को प्रॉपर सिस्टम्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू सीख रहे हैं, एक सिस्टम में सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग कहलाती है, नोन एज लर्निंग। एक्विजिशन में ऐसा नहीं था, वहां कोई सिस्टम नहीं है। बच्चा आज गलत बोल रहा है, कल सही बोलेगा, परसों कुछ और बोलेगा, जहां कार्टून में जो सुन लिया वो बोल देगा। लेकिन ये सिस्टमैटिक वे में होगा, रूल गवर्न्ड वे में होगा, ये रूल गवर्न्ड वे में होगा, है ना। कॉपी किताब, ग्रामर, टीचर, फॉर्मल सिस्टम में होगा, वो इनफॉर्मल होती है जो मदर टंग होती है, यानी जिसका एक्विजिशन हम करते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी आप बोलना भी सीख रहे हैं, आप अपनी बात को लिखना भी सीख जाते हैं, तो चलते चलते आप सोचते भी हैं भाषा में, आप प्रयोग भी करते हैं, आप महसूस भी करते हैं, सारी चीजें इंक्लूडेड है, कोई एक सिंगल चीज नहीं है, कई स्किल्स एक साथ आती हैं। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, यानी चेतन प्रक्रिया है। क्या है, चेतन प्रक्रिया है जिसमें आप कॉन्शियस एफर्ट देते हैं, एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। तो लर्निंग एक तो चेतन होती है, कॉन्शियस होती है, फॉर्मल एनवायरमेंट में होती है। आप स्कूल गए, आपने इंग्लिश सीखी, आपने ग्रामर के टीचर से समझा, रूल्स को समझा, पढ़ना सीखा, है ना, सुनना सीखा, उसको समझना सीखा, चेतन रूप से एफर्ट कर रहे हैं आप, है ना। वर्ड मीनिंग याद करने में लगे हुए हैं, क्या है ये, एफर्ट है, प्रयास कर रहे हैं। एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन। तो लैंग्वेज लर्निंग बेहतर कब होगी, जब एक मीनिंगफुल सिचुएशन, ऐसा एनवायरमेंट जो नेचुरल हो, जो फैमिलियर हो, तो जो प्रिंट रिच एनवायरमेंट या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए, तब जाकर के बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को लर्न कर पाएगा। ठीक, तो लैंग्वेज लर्निंग यदि एक अच्छे एनवायरमेंट में होगी, एक मीनिंगफुल सिचुएशन में होगी, यदि हम बच्चे को उसके जीवन से जोड़ करके सिखाएंगे, तो वो लैंग्वेज को लर्न भी आसानी से कर लेगा। जबकि अगर हम ऐसी बातें करेंगे जिससे वो कनेक्ट भी नहीं करता, तो मुश्किल होगी। लेकिन ये कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस है, इट्स अ डेलिब्रेट प्रोसेस। एक क्वेश्चन आपके सामने है अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, जिसको हम मदर टंग कह रहे थे अभी, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर टंग है, एमटी कह देते हैं, मातृभाषा, ये क्या करती है, हेल्प करती है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में। हिंडर नहीं करनी चाहिए, अगर कर रही है तो टीचर्स की प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। ये क्या करेगी, एक रिसोर्स का काम करेगी दूसरी भाषा को सीखने में। मदर टंग क्या करती है, हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि ये बेस हो गया ना, यहां से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का काम होगा। जो कुछ आपने यहां पे सीखा है वो चीज आपको हेल्प करेगी। देखिएगा, क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इस बार भी पूछा जा चुका है ये, यानी जो प्रोसेस है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी दूसरी भाषा के अर्जन की जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी
नोज, यानी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है, जो बच्चा पहले से जानता है। यानी आप जब एक लैंग्वेज आपको आती है, दूसरी आप सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज, तो ये प्रभावित होगी आपकी पहली लैंग्वेज से। आप जब इंग्लिश सीखने गए होंगे तो बार बार हिंदी में स्विच कर जाते होंगे इंग्लिश बोलते बोलते, है ना। या हम कई बार मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, आज भी कोई किताब पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा मीनिंग आ जाए जिसका हमें मतलब नहीं पता, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ जान लें। तो जो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है लैंग्वेज, द लर्नर ऑलरेडी नोज, यानी जो आप लैंग्वेज पहले से जानते हैं। द इन्फ्लुएंस इज इंटर लैंग्वेज है, सिस्टमैटिक एरर है, लैंग्वेज ट्रांसफर है, फोनोलॉजी है। ये जो प्रभाव है ये लैंग्वेज ट्रांसफर का है, फिर हम धीरे धीरे जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उससे ट्रांसफर करते जाते हैं सेकंड लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ट्रांसफर है, ये भाषा का स्थानांतरण है। जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो उसको एक रिसोर्स, एक संसाधन, एक एसेट के रूप में यूज करेंगे। पहली भाषा का प्रयोग जो है एक संसाधन के रूप में होगा, ताकि जो भी आपने उसमें सीखा है, जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांसफर कर पाएंगे लर्निंग को। तो दूसरी भाषा का इन्फ्लुएंस होता है, दूसरी भाषा सीखते समय पहली भाषा का इन्फ्लुएंस होगा। इस इन्फ्लुएंस को लैंग्वेज ट्रांसफर कहते हैं, और इस ट्रांसफर की वजह से आप दूसरी भाषा आसानी से सीख पाते हैं। अब जो हमने ये एक्विजिशन और लर्निंग पढ़ा है, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग पे, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है बात। अगर हम देखें यहां पर तो ये देख सकते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग का डिफरेंस। एक क्वेश्चन सीधा सीधा और 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आ जाते हैं, नॉम चॉम्स्की पे ही आ जाते हैं कई क्वेश्चन। एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन, जो आप एनवायरमेंट से उठा रहे हैं नेचुरली, जो आपने मातृभाषा अपनी सीखी है, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है। ए फॉर एप्पल होता है, यानी ये फर्स्ट आपका लेटर भी है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ए से एक्विजिशन, और एक्विजिशन से पहली लैंग्वेज, यानी फर्स्ट क्या है, एक्विजिशन है, अर्जन है। सबसे पहले आप कोई ना कोई भाषा अर्जित ही करते हैं। भाषा की जो लर्निंग है वो दूसरे नंबर पे आती है, यानी लर्निंग जनरली सेकंड लैंग्वेज में होती है, या आप कई भाषाएं भी सीख सकते हैं बाद में। ठीक, तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज, यानी ज्यादातर केस में ये क्या होती है, मदर टंग होती है, बच्चे की मातृभाषा जो भी उसके घर में बोली जाती है। पहला पॉइंट फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये तो क्या हुई, होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। वहीं लर्निंग की बात करें तो ये फॉर्मल नॉलेज है। फॉर्मल मतलब आपने स्कूल में, क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में कहीं जाके ये भाषा सीखी होगी, किताबों से, टीचर से। ये जबकि नेचुरली ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ये आसपास के एनवायरमेंट से ऐसे ही सीख ली, आस पड़ोस से। सेकेंड पॉइंट क्या है, पिकिंग अप अ लैंग्वेज, यानी जब हम लर्निंग इसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो आप इसमें पिकअप कर लेते हैं, एक लैंग्वेज को उठा लेते हैं एनवायरमेंट से, अर्जित कर लेते हैं। वहीं यहां पे आप नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के वर्ड मीनिंग सीखते हैं, उसके रूल्स सीखते हैं, उसके सिस्टम्स को समझते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, कौन सी फॉर्म होती है, यानी आप लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर पूजा और शशि, ऑल द बेस्ट केवीएस के लिए। सबकॉन्शियस प्रोसेस है एक्विजिशन, यानी सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस, जिसमें आपका ध्यान ही नहीं है, आप सबकॉन्शियसली एनवायरमेंट से उठा ले रहे हैं। यहां पे ये कॉन्शियस है, प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, वर्ड मीनिंग बार बार याद करेंगे, वर्ब की फॉर्म याद करेंगे। इम्प्लिसिट नॉलेज, यानी आपको पता भी नहीं होता ये शब्द आप कैसे यूज कर पा रहे हैं, आपका ध्यान भी नहीं है, आप ज्यादा सोच भी नहीं रहे हैं, आंतरिक है। वहीं लैंग्वेज लर्निंग, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सतर्क हो जाते हैं, सोच सोच के वर्ड बोल रहे हैं। एक्सप्लिसिट है ये, जो एक्सटर्नल है, जो सीखी है अपने बाहर से। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, यानी फॉर्मल टीचिंग, अगर आपकी मम्मी आपको बचपन में किताब लेके बैठ जाती कि बेटा ऐसे बोलना है, तो वो कुछ खास मदद नहीं करता, वो एनवायरमेंट से अपने आप सीख जाता बच्चा। फॉर्मल टीचिंग यहां पे हेल्प करती है कि एक टीचर हो, एक ट्रेनर हो, स्कूल हो, ग्रामर हो, बुक्स हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहां पे कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगता, नो डेलिब्रेट एफर्ट इज नीडेड। डेलिब्रेट मतलब कोई भी एक शिक जिसमें अपनी इच्छा से एफर्ट लगे, नो डेलिब्रेट एफर्ट इज नीडेड। यहां पे एफर्ट लगता है, प्रैक्टिस लगती है, एक्सरसाइज लगती है, ठीक है ना। डेलिब्रेट एफर्ट यहां लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आसान सा पूछ दिया है ताकि आप जवाब दे पाएं। क्या क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पास्ट ईयर्स में कि कौन सा वो एक फैक्टर है, कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच का, लर्निंग मतलब जहां एफर्ट और प्रैक्टिस हो, जहां ट्रेनिंग हो, अभ्यास हो, एक्विजिशन मतलब नेचुरली आपने अर्जित कर लिया, आपका कोई खास एफर्ट नहीं लगा। तो ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है, असेसमेंट इन लैंग्वेज है, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। सारा खेल है एनवायरमेंट का। अगर जिस भाषा को आप दूसरी भाषा के रूप में आज स्टडी कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपकी कौन सी भाषा कह सकते हैं हम, इंग्लिश कह रहे हैं, तो अगर इंग्लिश आपके एनवायरमेंट में होती तो आप इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेते, कौन सी बड़ी बात थी, है ना, कोई हुआ थोड़ी है। तो
हम ये कहेंगे जो डिफरेंशिएशन है कि आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं, वो उसमें मेन जो डिफरेंस है वो है एनवायरमेंट का। किसका? एनवायरमेंट का, लैंग्वेज एनवायरमेंट का। ग्रामर ऑफ असेसमेंट, टेक्स्ट बुक, ये सब तो आप बाद में हिंदी के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, अपनी मातृभाषा के लिए भी बाद में जब स्कूल जाते हैं तो उसको भी सीखते हैं प्रॉपर। लेकिन लैंग्वेज एनवायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि लैंग्वेज लर्न हुई है, एक्वायर हुई है। एक्वायर जो होगी वो नेचुरली बोलेगा इंसान। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज की स्थिति क्या है ये देख लेते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारतीय संविधान है, 8th शेड्यूल में बात हुई है लैंग्वेज की, जो 8वीं अनुसूची बोलते हैं जिसमें हम, उसमें 22 भाषाएं हैं, अभी लिस्ट में आपको दिखाऊंगी। 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी है, बंगाली है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। एक तो ये याद रखना, इस बार डायरेक्टली पूछा है, इंग्लिश इन 22 भाषाओं की सूची में नहीं आती। तो आप देखते हैं इन 22 भाषाओं में आपका अगर सीटेट देने जा रहे हैं एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो 22 लैंग्वेजेस में से आप किन्हीं भी 2 लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8th शेड्यूल में जो 8वीं अनुसूची में बात हो रही है 22 भाषाओं की, उसमें इंग्लिश हिस्सा नहीं है इनका। पहली बात तो ये याद रखनी है, इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल में कही जा रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी एक चीज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, ओला बोलती हूं मैं इसको। ओला बोले तो वो कैब नहीं है जिसमें आप बैठ के जाते हैं, ओ फॉर ऑफिशियल, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर एक्ट। तो ये ओला आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की क्या होगी इस पे बात करने के लिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1963 में एक एक्ट आया था, और इसके तहत आप देखते हैं एक आर्टिकल है 343, यानी जो लैंग्वेज की बात करता है 343, आर्टिकल 343 सेक्शन 1 में हम कहते हैं हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालय भाषा है एक तरह से। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ये हर बार एक क्वेश्चन हिंदी में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में आपको देखने को मिलता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या हमारी? हिंदी। किसके अकॉर्डिंग? ओला के अकॉर्डिंग। और ओला के ही अकॉर्डिंग सेम एक्ट में ही बात हुई होगी ना दोनों की, जिसमें ऑफिशियल और एसोसिएट ऑफिशियल की बात हुई है। तो हम ये कहेंगे कि जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 सेक्शन 2 में इंग्लिश को AOL बना दिया गया ओला में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को आप यूज करते हैं संविधान में, संविधान नहीं, जो ऑफिशियल काम होते हैं आपके कार्यालय में, जो भी आपके काम पड़ते हैं, हिंदी, आप अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इंग्लिश को ही यूज किया जा रहा है या हिंदी को यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है उस स्टेट पे। ठीक, तो अगर हम देखेंगे तो ओला के तहत इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, कई लोग कहेंगे भारत की जो है राजभाषा यानी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसकी सहकारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का स्थान आर्टिकल 343(2) के अकॉर्डिंग एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के तहत, तो ओला के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ही हिंदी को ऑफिशियल बनाया है और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ही इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। दोनों इसी के तहत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कोई नहीं है। ये पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देगा कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत इंग्लिश को क्या बना दिया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जी नहीं, एक ही एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। दोनों की बात हिंदी और इंग्लिश की इसी में की गई है, बस आर्टिकल का अंतर है, 3431 में हिंदी और 3432 में इंग्लिश। एक तो बात ये हुई, क्लियर है इतनी बात? इस पे अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर हम जिस 8th शेड्यूल की बात कर रहे थे, 8वीं अनुसूची की भारत के संविधान में, तो इसमें 22 भाषाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। हिंदी में भी सेम ही बात पढ़नी होगी हमें, इसलिए हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी बिल्कुल ही सेम कर दिया इन्होंने, अब तो लगभग भी क्या कहूं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत इन 22 भाषाओं का हिस्सा है, हिंदी इन 22 भाषाओं का हिस्सा है, गुजराती, बंगाली, ये जितनी भी लिखी हुई है, ये पूरी लिस्ट है जो 22 भाषाओं में की स्थिति में आती है। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी 22 भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने अभी भी बताया। इन 22 भाषाओं की श्रेणी में या लिस्ट में इंग्लिश नहीं आती। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कोंकणी है, कश्मीरी है, ये आप नजर मार सकते हैं। जिन भी भाषाओं में आपका पेपर हो रहा है सीटेट वाला, 22 भाषाओं में ही होता है।